अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं कुछ मेजर जनरल फैसल नसीर ISI के DGC सामने आ गए हैं और उन्होंने सामने आकर एक वाज़े और दो टोक पैगाम दे दिया है और पैगाम भी दिया है मीडिया के ज़रिए कि जनाब बात ख़त्म। अगर आप गौर करें तो ये पैगाम नहीं था बल्कि ये फ़ैसला था जो सुनाया गया, और फ़ैसला अगर लम्हों में सुना दिया जाए, इसके पीछे कोई लंबी चौड़ी तमहीद ना बांधी जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये फ़ैसला कतई और हतमी है। इसके अंदर किसी तरह की अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई इस बारे में सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब अब इसके असरात क्या होंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो फ़ैसला सुनाया जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के वेल कैलकुलेटेड है और ये इदारे की तरफ से दिए जाने वाला एक वाज़े और दो टोक पैगाम है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ये जो नो अगर मगर के ज़रिए बड़ा ही फ़ाइनल और दो टोक अंदाज में फ़ैसला सुनाया गया है, ये फ़ैसला किसको सुनाया गया है, ये पैगाम किसके ज़रिए दिया गया है और क्यों दिया गया है, और सबसे बढ़कर ये कि इस पैगाम के क्या असरात होंगे। ये जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मौजूदा हालात में एक नया ट्विस्ट है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ब्रीफिंग दी गई और ये ब्रीफिंग दी गई राजशाही यानी इस्लामाबाद का पुराना नाम है, और वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है आपपारा। वहाँ पर एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया था और उस ब्रीफिंग के अंदर कोई माजे साजे नहीं गए हुए थे। उस ब्रीफिंग के अंदर जनाब आम जो जिसे कहते हैं ना 2 टके के सहाफ़ी वो मौजूद नहीं थे, बल्कि इस ब्रीफिंग के अंदर मीडिया मालकान मौजूद थे। यानी जिसे हम कह सकते हैं कि वो उन लोगों को बुलाया गया था जिनके हुक्म चलते हैं, क्योंकि अब जर्नलिज्म जहाद तो है नहीं, ये तो अब सेठ कल्चर का एक हिस्सा है। हर एक सेठ ने या तो कोई ना कोई तालीमी इदारा बनाया हुआ है या उसकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, लिहाजा इन तमाम लोगों को अपने अपने बिजनेसेस को भी प्रोटेक्ट करना होता है, लिहाजा उनको बड़े आराम के साथ आप काबू में ला सकते हैं। और इसी मामले के अंदर अगर बुलाया जाए तमाम मीडिया मालकान को, तो इसका मतलब ये है वाज़े पैगाम देना कि जनाब आप बाकी मामलात में जो मर्ज़ी करें, लेकिन जो लाइन अब आपको दी जा रही है, ये जिस काम से रोका जा रहा है, हुणो दिल मुँह नहीं करना। और जिस कदर मुझे ये बताया एक मीडिया मालक ने खुद बज़ाते खुद, और उन्होंने कहा जनाब मैंने बहुत सारी जो है ना मीडिया ब्रीफिंग्स अटेंड की हुई हैं, ISI के हेडक्वार्टर के अंदर भी की हुई हैं और GHQ के अंदर भी की हुई हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर के अंदर बेतहाशा ये वाली इस तरह की जो ब्रीफिंग्स हैं वो अटेंड की हैं, लेकिन ये वाली जो ब्रीफिंग थी अपनी नौयत की एक यादगार ब्रीफिंग थी, क्योंकि वो नहीं कि वो एक मिसाल है जिसे जैसे कहते हैं वो आया उसने देखा और फतह कर लिया, यानी सिर्फ चंद लम्हात की गेम थी। और उन्होंने कहा कि ये जो ब्रीफिंग थी उसके लिए बुलाया गया मुल्क भर से जो मीडिया मालकान हैं उनको, और सिर्फ चंद लम्हों के अंदर जो है ये ब्रीफिंग ख़त्म हो गई। जनरल साहब आए, आके खड़े हुए, पैगाम दिया, गुड बाय टाटा कहा और वापस निकल गए। यानी किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि जनाब वो उनसे पूछ सकते कि भैन ए गल तुसीं कर रहे हो एदा मतलब की है। और उन्होंने जो गुफ्तगू की वो सामने बैठे हुए लोगों को मुखातब करने के लिए एक ऐसे चैनल के मालक को उन्होंने एड्रेस किया जो मौजूदा हालात में, अगर मैं आपसे ये कहूँ बल्कि माजी में भी, वो किसी न किसी तरीके से गुफ्तगू के अंदर वो शामिल रहा है। ठीक है जी। और अभी रिसेंटली उनके ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए गए, और अभी रिसेंटली उनके ख़िलाफ़ उनकी शुगर मिल भी है, और शुगर मिल के अंदर उनको गिरफ़्तार, उनका जो है ना वो कोई जो है उसके ऊपर कोई मुकदमा भी दर्ज किया गया, और उनकी घी फैक्ट्री भी है उसके ऊपर भी क्रैकडाउन किया गया, और उनको मुखातब करते हुए कहा गया कि जनाब जो पैमरा या सॉरी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और पैमरा की तरफ से ये बात वाज़े तौर पर आपको बता दी गई है कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, चैनल्स के अंदर इमरान खान का ना नाम लिया जाएगा और ना ही इमरान खान के हवाले से या इमरान खान की कोई तकरीर दिखाई जाएगी। आप पेट भर भर के जो है वो इश्तिहार लेते हैं सरकार से और ख़िदमत करते हैं इमरान खान की। अगर आप ये समझते हैं कि हमारी आंखें बंद हैं तो ये आपकी सोच गलत है। हमें सब कुछ अंदाज़ा है कि कौन क्या कर रहा है, और उसके बाद जनाब चिरागों में रोशनी नहीं रही थी। मैंने आपको जो हिंट दिए हैं उस मीडिया मालिक के, तो ये मेरा ख्याल काफ़ी हद तक वाज़ेह है। बल्कि अगर मैं आपको एक और हिंट भी दूं
कि उस मीडिया मालिक के ख़िलाफ़ एक मुकदमा भी, एक FIR भी इस्लामाबाद में दर्ज है। किसी होटल के अंदर कोई कार्रवाई करते हुए वो पकड़े गए थे और उस हवाले से एक FIR भी दर्ज हुई थी। और बाद में इस कदर तेज़ रफ्तारी से उन्होंने अपने चैनल को खड़ा किया था कि वो अपनी मिसाल आप है, और उस चैनल के अंदर चुन चुन कर इमरान खान साहब से या इमरान खान साहब से मुतासर अफराद को नौकरी दी गई थी। और अब भी वैसे लोग काम कर रहे हैं और उनका बुनियादी मकसद ये था कि उन्होंने इमरान खान के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। अब ये बात कहने को तो बहुत आसान लगती है कि जनाब नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन कैसे? ये सिर्फ मीडिया पर इमरान खान का नाम लेने से काम ठीक हो जाएगा? मुमकिन नहीं है ऐसा। अगर आपको इसकी मिसाल चाहिए तो आप ये देखें कि आपको अपने सिस्टम के अंदर कहाँ कहाँ पर और कौन कौन सा फ्लॉ मौजूद है। और मीडिया तो एक छोटा सा टूल है, तो जिधर मर्जी तो कान मरोड़ के फाड़ लोगे, इन्होंने फड़ाया जाना है। सीधी सी मिसाल देता हूँ कि ये जो 9 मई के बाद ये जिस तरीके से इंटरनेट को बंद किया गया, जिस तरीके से चीज़ों को टाइट किया गया, उसके बाद तो इमरान खान के लिए गुंजाइश हासिल करना तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये अगर आप देखें कि ARY को तो जिस कदर तेज़ी से वो मुशर्रफ जो है हाफज हुआ है, वो अपनी मिसाल आप है। इतनी तेज़ रफ्तारी से मैंने किसी को सलाम फेरते हुए नहीं देखा जितनी तेज़ रफ्तारी से ARY ने किबला बदला है। बोल के भी हालात कुछ अब ज़्यादा जो है वो जिसे हम कह सकते हैं ना, वो मुशर्रफ इमरान नहीं है, उसने भी अपना किबले को बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ बदल रहा है वो। और आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि ये दोनों चैनल्स भी जो है वो हालात के साथ अपने आप को कंपेटेबल कर लेंगे। और फिर इमरान खान साहब यकीनी तौर पर इस बात का इज़हार करेंगे कि मैं वाक़ईतन ही अकेला रह गया हूँ। अब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि मीडिया को कंट्रोल करना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। चंद चैनल मालकान के आप कान मरोड़ेंगे, वो खामोशी से सीधे हो जाएंगे। और आपने चैनल मालकान को बुलाकर कान ही मरोड़े हैं, पैगाम ही दिया है कि जनाब इमरान खान अब हमारी रेड लाइन है। यानी इमरान खान की तरफ अगर आप गए तो आप ये समझेंगे कि आपने हमारी लाइन को क्रॉस किया, और उसके बाद जो छितरौल होगी वो तारीखी होगी। मेरा ख्याल है यही एक पैगाम था जो दे दिया गया। लेकिन इस पैगाम के साथ जुड़ी हुई और भी बहुत ज़्यादा हकीकतें हैं। मीडिया तो एक कमज़ोर हिस्सा है, लेकिन जो ताकतवर हिस्सा है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। एक फ़ैसला है, उस फैसले का स्क्रीनशॉट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उसका एक पोर्शन हाईलाइटेड है, उसके इर्द गिर्द बाउंड्री बनाई गई है, और जो वाज़ेह अंदाज में बता रही है कि जनाब जिस कदर तेज़ रफ्तारी से इंसाफ फराहम किया गया, जिस तरीके से मुकदमे का रिकॉर्ड को पढ़ भी लिया गया, फाइल को देख भी लिया गया, गवाहों के बयानात को जो है वो एक हवा भी बना दिया गया, और ये कहा गया कि जनाब गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए बगैर ही आपने बंदा पकड़ लिया है। ये कैसे हो सकता है? पहले आप गवाहों के बयानात लें, पहले आप तहकीकात करें, फिर परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करें। ये फ़ैसला है जो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ये जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उसने जारी किया था, जिसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा किया गया, और उसके बाद उनको अगले मुकदमे में पकड़ के आज गुजरांवाला के अंदर वो मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि जिस कदर तेज़ रफ्तारी से ये इंसाफ देने का सिलसिला जारी है, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनके नाम के साथ PTI लगा है, ये भी अपनी मिसाल आप है। और इसकी दूसरी मिसाल है डॉक्टर यास्मीन राशिद। डॉक्टर यास्मीन राशिद का केस भी एक जिसे हम कह सकते हैं एक लैंडमार्क डिसीजन है, एक लैंडमार्क जजमेंट है, और इसके अंदर भी तमाम ऑडियो वीडियो सबूतों की मौजूदगी में भी जो एक FIR थी जिस थाने में दर्ज की गई थी जिना हाउस के ऊपर अटैक की, उसके बावजूद जनाब उनको उसमें एक्विटल मिल गई है। तो बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर जिस कदर तेज़ रफ्तार इंसाफ मिल रहा है, और ख़ास तौर पर पंजाब में मिल रहा है, और जिस तरीके से ये इंसाफ की जैसे हम कह सकते हैं लूट से लगी हुई है, इसका कौन नोटिस लेगा? देखें, एक इंसाफ मिल रहा है इस्लामाबाद में, एक इंसाफ मिल रहा है लाहौर में, और दोनों जगह पर जो हजरात जुडिशरी को कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों के बारे में बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। एक ही सास साहिबा की ऑडियो जो है वो हमारे सामने आ चुकी है, और वो अपनी सास के खिलाफ मुकदमे की समाअत की इजाज़त नहीं दे रहे। दूसरी जानिब जो शख्सियत हैं जो लाहौर में बैठी हैं, उनके दामाद का मामला है जो चल रहा है। कई FIRs उनके ऊपर दर्ज हैं, और ख़ास तौर पर फैसलाबाद में ISI के दफ्तर के ऊपर अटैक में उनका नामजद मुल्ज़म है। लेकिन जनाब जिस तरीके से मिल रहे लोगों को पता, मैंने आपको पहले ही बताया था
कि बॉस, अगर आपके बारे में, बॉस के बारे में ये बात पता चल जाए कि बॉस इन चीज़ों से खुश होता है, तो नीचे वाला अमला तो जनाब बॉस को खुश करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। मलिक अहमद ख़ान, मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर मलिक अहमद ख़ान ये बता रहे हैं कि अली शाही को इलेक्शंस में कामयाब कराने के लिए किस तरीके से जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार मेरा दमाद-ए-आदा ख्याल रखना। उन्होंने कहा जनाब जी मैं ऑन रिकॉर्ड टीवी पे कह रहा हूँ, अगर किसी को इस पर कुछ शक है तो मेरे साथ रब्ता करे। अब इसका मतलब ये है कि लॉर्ड जुडिशरी को पता है कि जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का जो दमाद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तहरीक इंसाफ का MPA रह चुका है, तहरीक इंसाफ का वज़ीर रह चुका है। और उसके बावजूद अगर हम ये सवाल करें कि जनाब परवेज़ इलाही साहब को इंसाफ इतनी तेज़ी से कैसे मिल रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को किस तरह यूँ चुटकियों में 24 दिन के अंदर अंदर उनको फारा कर दिया जाता है, तो फिर हम ये देखते हैं कि जनाब दूसरी तरफ क्या हो रहा था। जब यही अदालतें मौजूद थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, 1 पेज मौजूद था, तो किस तरीके से लोगों का 3-3 साल तक उनके रिमांड ही नहीं ख़त्म हो रहे थे और उसके बाद उनकी ज़मानतें होती थी 3-3 साल तक। अब आज इमरान खान खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मुकदमा मैंने नहीं बनाया था, उन्होंने बनाया था। उन्होंने नाम नहीं लिया कि किसने बनाया था, लेकिन उन्होंने जिक्र उन्होंने इस्तेमाल किया और यकीनी तौर पर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ उनका इशारा था कि जनरल बाजवा ने बनवाया था, मैंने नहीं था बनाया। अब कहने का मतलब यह है कि इमरान खान साहब को खुद भी पता था कि जनाब राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो झूठा है, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद राना सनाउल्लाह साहब का जो केस है वो चलाया गया, तकरीबन 3 महीने तक उनका जो रिमांड है वो मुख्तलिफ तरीके से चलाया गया और 3 साल तक वो केस मुसलसल चल रहा है। झूठे शवाहद, झूठी गवाहियाँ साबित हो चुकी हैं। और ख़ुद फवाद चौधरी साहब साबिक वज़ीर इत्तलात ऑन रिकॉर्ड इस बारे में कह चुके हैं कि मैंने उस वक्त भी काबीना के इजलास में मुखालफत की थी कि जनाब राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ ये वाला केस ना बनाएं। वो जो जान अल्लाह को देनी है शाहिया रफीदी, इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर एतराफ़ कर चुके हैं कि जनाब ये वाला काम गलत हुआ और ये काम नहीं होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब आप केसेस की तहकीकात ना करें, ज़रूर करें तहकीकात। अगर एक बंदा मुजरिम है तो टांग दें, गर्दन उतार दें, कोई आपसे इख्तलाफ नहीं करेगा। लेकिन ये जो सिलेक्टिव चीज़ें आ जाती हैं, इसके ऊपर यकीनी तौर पर एतराज़ उठते हैं। लेकिन इन एतराज़ात का जवाब कौन देगा? क्या इस मामले पर भी DGC साहब जो हैं वो कोई कार्रवाई करेंगे? क्या इस सारे मामले के अंदर भी ये जिस तरीके से मीडिया मालकान को बुलाकर उनको पैगाम दिया गया है, क्या ये पैगाम उन तमाम दीगर इदारों को भी जाएगा? यकीनी तौर पर नहीं जाएगा। इस बात की क्या गारंटी है कि हामिद खान साहब की तरफ से जो रिट पिटीशन दायर की गई है, जिसके अंदर आर्टिकल 245 के स्कोप को चैलेंज किया गया है और उसके साथ साथ फ़ौजी अदालतों में चलने वाली कार्रवाई को चैलेंज किया गया है, आपका क्या ख्याल है? क्या इस बात के इम्कानात मौजूद नहीं हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो है वो इसको भी कालादम करार दें या इसके ऊपर भी स्टे दे दें? कौन हाथ डालेगा? कोई हाथ नहीं डालेगा। इस वक्त मुल्क के अंदर 2 अलग अलग निज़ाम चल रहे हैं, 2 अलग अलग निज़ाम और 2 अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट्स मार्ज़ वजूद में आ चुकी हैं। देखने को चेहरा एक ही नज़र आता है, लेकिन वो चेहरा एक नहीं है। 2 अलग अलग निज़ाम है। वो इमरान खान साहब कहते थे ना, एक नहीं 2 पाकिस्तान। इस वक्त वाक़तन 2 पाकिस्तान जो है वो मौजूद है। 2 क़ुव्वतें जो हैं वो 2 अलग अलग पाकिस्तानों को चला रही हैं। 2 इस्टेब्लिशमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन इस सारे चक्कर के अंदर जो जिसे हम कह सकते हैं हाथियों की लड़ाई में फसल ही उजड़ रही है। किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा अगर ये लड़ाई आगे बढ़ी। लेकिन ये हमारे अरबाब इख्तियार और ख़ास तौर पर हमारी जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये मौका है सोचने का कि वो किस तरफ जा रहे हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।